Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the fourth part of the French Revolution. Let us begin. How France becomes a constitutional monarchy. ये तो हमने अभी तक पढ़ ही चुका है, ठीक है, कि constitutional monarchy फ्रांस कैसे बना, जो रिवॉल्ट हुए, कॉजेस पढ़े हमने कि रिवॉल्ट क्यों हुए, रिवॉल्यूशन क्यों हुआ फ्रांस में. टुडे वी आर गोइंग टू कवर how France becomes a constitutional monarchy or what are the changes takes place in the France. ठीक है. In the year 1791, the National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. ठीक है. 1791 में नेशनल असेंबली ने, देखो एक नेशनल असेंबली लास्ट टाइम मैंने बताया था तुम्हें कि नेशनल असेंबली एक फॉर्म हो गई थी और उसने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था और दे कंप्लीटेड द ड्राफ्ट इन द ईयर 1791. ठीक है. तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? तो मेन उनका ऑब्जेक्टिव एक ही था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. जो एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही थी अभी तक फ्रांस के अंदर, उसमें अब वो चाहते थे इस कॉन्स्टिट्यूशन से वो उसकी पावर्स को लिमिट कर दें. ठीक है. तो व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institutions, the legislatures, the executives and the judiciary. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है? एक इस फॉर्म इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच जो पावर होगी, पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, एक इंसान के हाथ में सारी पावर ना होकर, वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, उसको सेपरेट कर दिया जाता है पावर्स को और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को वो पावर दी जाती है. किन तीन इंस्टीट्यूशंस को वो पावर दी जाती है? पहला लेजिस्लेचर को, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी. दीज आर द डिवीजन ऑफ पावर्स. तो ये किसने दिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है, ये किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू, और उनकी किताब थी द स्पिरिट ऑफ लॉज. ठीक है. तो अब क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई तो फ्रांस की जो पॉलिटिक्स है अब वो डिवाइड हो गई तीन फॉर्म में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और थर्ड वन इज़ द जुडिशरी, जो आजकल इंडिया में भी यही इसी फॉर्म की गवर्नमेंट होती है. ठीक है. डेमोक्रेसी में भी यही तीन फॉर्म होती हैं, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है. लेजिस्लेचर तो तुम्हें पता है जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो होता है जो इम्प्लीमेंट कराते हैं, जुडिशरी जो होता है कंप्लेंट्स को सुनते हैं. अगर कोई भी कानून में कोई कंप्लेन होती है तो उसको सुनते हैं जुडिशरी, लॉज, कोर्ट. ठीक है. तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था? व्हाट वर द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन सी पावर दी थी? तो सबसे पहला हो गया, क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेचर है तो दे कैन मेक लॉज, कानून बनाए जा सकते थे. ठीक है. दूसरा, सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स वो इन टर्न चूज द असेंबली. सिटीजन्स को वोटिंग का अधिकार मिल गया था और उनको वो क्या करते थे, जो सिटीजन्स हुआ करते थे वो अपने इलेक्टर्स चुना करते थे. किनको चुना करते थे? इलेक्टर्स. कि आप किसको वोट करवाना, किससे वोट करवाना चाहते हो, आप ये चुन सकते थे. ठीक है. सिटीजन्स वोट करेंगे इलेक्टर्स के लिए कि इलेक्टर्स कौन कौन होंगे, और इलेक्टर्स फिर वोट करते थे असेंबली के मेंबर्स के लिए. ठीक है. और वो चूज़ किया करते थे कि कौन असेंबली में आएगा. किन लोगों को वोट देने का अधिकार था? तो एक्टिव सिटीजन्स को ही वोट देने का अधिकार था. एक्टिव सिटीजन्स किन्हें कहा जाता था? ओनली मैन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wage were given the status of active citizens. ठीक है. जो ये सिटीजन्स थे जो कि वोट कर रहे थे, इनमें कौन आते थे? ये कहलाते थे एक्टिव सिटीजन्स. एक्टिव सिटीजन्स वो होते थे जो कि 25 साल से ऊपर के होंगे. ओनली मैन होने चाहिए. पहले तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी? ओनली मैन वो हैव द एज ऑफ 25 ईयर्स और अबव, जिसकी एज कितनी हो? 25 साल और उससे ज़्यादा, और वो पेड द टैक्सेस, और जो कि टैक्स पे करता हो कितने दिन का? एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबर्स वेज. जो लेबर की वेज होती है, जैसे मान लो हमारे यहाँ पर एक लेबर की मिनिमम वेज होती है पर डे 250 रुपये, 250 रुपीज़.
तो उसके 3 दिन की जो वेज होगी उतना एटलीस्ट वो टैक्स पे करता हो, यानी कि 750 रुपीज़ टैक्स पे करता हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो इतना वो टैक्स पे करता हो। जो लोग टैक्स पे नहीं करते थे उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो जो लोग वोट कर सकते थे उन्हें कहा जाता था एक्टिव सिटीजन्स, वो कैन वोट, और जो लोग वोट नहीं कर सकते थे उन्हें कहा जाता था पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। तो जो रिमेनिंग जितने भी मैन एंड वुमेन, देखो ओनली मैन को अधिकार था यहाँ पर वोटिंग का, ठीक है, लिखा हुआ ना ओनली मैन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और जो पैसिव में सारे वो सिटीजन्स आएंगे जो मैन और वुमेन दोनों होंगे। जो लोग टैक्स पे नहीं करते मैन में वो आएंगे, और जो 25 ईयर्स ऑफ एज से कम है वो भी आएंगे, और जो विमेंस हैं वो भी आएंगी, ठीक है। तो पैसिव सिटीजन्स कौन हुआ करते थे? रिमेनिंग मैन एंड वीमेन वो डू नॉट हैव राइट टू वोट, जिनके पास कोई राइट नहीं हुआ करता था वोटिंग का, तो उन्हें क्या कहा जाता था? पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। एक और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने नया एक कंसेप्ट लाया था वो था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। एक तरीके का राइट प्रोवाइड किए थे कॉन्स्टिट्यूशन ने, किसको? जो सिटीजन्स ऑफ द फ्रांस को, ठीक है। और इस डिक्लेरेशन का नाम हुआ करता था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, आज भी ये यूज़ होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है वर्ल्ड में, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम था किस तरीके से वो चलता था। देखो ये एक डायग्राम से यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से था। देखो तुम पहले समझो एक्टिव सिटीजन्स कौन होते थे और पैसिव सिटीजन्स कौन होते थे, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया जिनकी भी एज 25 ईयर्स ऑफ एज है और मैन होना चाहिए, ओनली मैन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज, तो वो लोग वोट किया कर सकते थे। तो अभी तुम्हें याद होगा 1789 में हमने ये बात की थी कि कितनी पॉपुलेशन थी फ्रांस की? वो थी 28 मिलियन, ठीक है, 28 मिलियन पॉपुलेशंस थी, ठीक है। तो एक्टिव सिटीजन्स कितने थे उसमें से? ओनली 4 मिलियन, अबाउट 4 मिलियंस ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ द 28 मिलियन। तो 28 मिलियन में से ओनली 4 मिलियन पीपल को ही वोट देने का अधिकार था, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता था? एक्टिव सिटीजन्स। और बाकी बचे हुए जिनके पास कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, नो वोटिंग राइट्स, उन्हें क्या कहा जाता था? पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। उसमें से 3 मिलियन जो थे वो मैन थे, अबाउट 3 मिलियन वर द मैन, ठीक है। बाकी जो थे वो विमेंस थे या चिल्ड्रंस थे, विमेन, चिल्ड्रंस एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। बाकी वो सब क्या थे? पैसिव सिटीजन्स हुआ करते थे, ठीक है। कैसे था देखो सिस्टम? पहले क्या है, ये जो एक्टिव सिटीजन्स हैं ये लोग वोट करेंगे किसके लिए? इलेक्टर्स के लिए। कितने इलेक्टर्स चुने जाएंगे? 50,000 मैन। ये लोग वोट करेंगे, जैसे रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं ना हम लोग, जैसे एमएलए को वोट किया जाता है, इसी तरीके से जो एक्टिव सिटीजन्स हुआ करते थे ये लोग वोट किया करते थे इलेक्टर्स के लिए, ELECTOR, इलेक्टर्स के लिए, जिसको जो कितने हुआ करते थे? 50,000 मैन हुआ करते थे। तो ये पहले अपने में से 4 मिलियन में से, यानी कि 40 लाख लोगों में से 50,000 मैन को वोट किया करते थे कि आप इलेक्टर्स बन जाओ, ठीक है। इस तरीके से वोटिंग होती थी। तो वो 50,000 मैन जो होते थे वो इलेक्शन से वो विन करते थे और 50,000 मैन इलेक्टर्स बन जाते थे। अब जो 50,000 मैन है वो लोग वोट करेंगे नेशनल असेंबली के लिए। नेशनल असेंबली में कितने लोग हुआ करते थे? 745। और इसके लिए कौन वोट करेगा? जो अभी इलेक्टर्स थे, 50,000 इलेक्टर्स थे ना, ये लोग वोट करेंगे किसके लिए? 745 मेंबर्स के लिए। तब जाके आपकी एक नेशनल असेंबली पूरी बन जाती थी। जैसे पार्लियामेंट में मेंबर्स होते हैं ना 545, उसी तरीके से उस टाइम पे फ्रांस में नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स हुआ करते थे? 745, ठीक है। और इन्हें कौन चुनता था? 50,000 इलेक्टर्स, 50,000 मैन इलेक्टर्स, वो लोग उन्हें चुना करते थे, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता था? ये जो पार्लियामेंट है या नेशनल असेंबली जिसे कहा जा रहा है, इसे क्या बोला जाता था उस टाइम पर? लेजिस्लेचर, याद रख लेना। ये लोगों का काम क्या हुआ करता था? टू मेक द लॉस, ठीक है। तो ये क्या था? लेजिस्लेचर। और ये नेशनल असेंबली थी जिसमें कितने लोग हुआ करते थे? 745, ठीक है। इनके पास पावर थी, दे कंट्रोल द किंग को ये कंट्रोल किया करते थे, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव में कौन आया करता था उस टाइम पर? किंग आया करता था, ठीक है। जो कि बेसिकली एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज के लिए
जो इम्पोर्टेंट पर्सन हुआ करता था वो किंग हुआ करता था। जो भी जितने भी लॉज पास हुआ करते थे उसके उस पे साइन कौन करता था? किंग। ठीक है। अच्छा, एक किंग के पास एक स्पेशल पावर जरूर दी थी इन्होंने, वो थी वीटो पावर। ठीक है। वो स्पेशल पावर देते हैं किंग को कि आप वीटो कर सकते हो। वीटो मतलब अगर कोई कानून आप चाहते हो कि ये कानून नहीं बने, जैसे मान लो नेशनल असेंबली ने एक कानून बना दिया, ठीक है, अब वो गया पास होने के लिए किंग के पास, राजा के पास। अब राजा को लगता है कि नहीं, मैं ये कानून पास नहीं होने देना चाहता, तो वो वीटो कर सकता है। ठीक है। वीटो मतलब वो अपने मना कर सकता है कि नहीं, अब ये वाला कानून पास नहीं होगा। ठीक है। तो उसके पास ये वीटो पावर थी राजा के पास, और उसे क्या कहा जाता था? एग्जीक्यूटिव कहा जाता था। और लेजिस्लेटिव ही यानी नेशनल असेंबली ही कंट्रोल करती थी राजा को। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिनिस्टर्स की। जैसे देखो नेशनल, जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, उसी तरीके से वहाँ पर नेशनल असेंबली में भी कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे। जैसे पोर्टफोलियोज होते हैं ना, कि आप रेलवे डिपार्टमेंट देखो, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट देखो, इसी तरीके से नेशनल असेंबली भी के भी कुछ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जिन्हें कौन कंट्रोल करता था? नेशनल असेंबली ही कंट्रोल करती थी। ठीक है। अच्छा, जजेस के लिए जो जजेस हुआ करते थे, उनके जजेस जजेस के जो वोटिंग हुआ करती थी, जो तीसरा हमारा डिपार्टमेंट है, देखो पहला डिपार्टमेंट तो लेजिस्लेचर हो गया, तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया कि किस तरीके से इस पे वोटिंग होती थी और किस तरीके से सिलेक्शन होता था। एग्जीक्यूटिव में कौन आ रहा है? किंग आ रहा है। और जुडिशरी जो होता था, जुडिशरी के जो जजेस हुआ करते थे, यानी जो कोर्ट्स होते थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो उन कोर्ट्स में जो जजेस होते थे उनको कौन सेलेक्ट करता था? तो उसको सेलेक्ट करने के लिए भी वोटिंग होती थी, और एक्टिव सिटीजन्स ही जजेस को सिलेक्ट किया करते थे, उसके लिए भी वोटिंग प्रोसेस हुआ करती थी। तो इस तरीके से काम करता था पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। 1791 की बात कर रहे हैं हम लोग, जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, और उसमें जो सिस्टम हुआ करता था, डिवीजन ऑफ सिस्टम, उसको हम अभी हमने उसे समझा कि नाउ वी टॉक अबाउट द सम राइट्स गिवन बाय द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से एक डिक्लेरेशन भी गिवन था। ठीक है। उसमें कुछ राइट्स दिए थे सिटीजन्स ऑफ फ्रांस को। राइट्स गिवन टू द सिटीजन ऑफ फ्रांस वर, क्या क्या राइट्स थे? पहला राइट था राइट टू लाइफ। ठीक है। दूसरा राइट था फ्रीडम ऑफ स्पीच। तीसरा राइट था फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। और चौथा राइट था इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है। और दीज ऑल वर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल और एंड इनएलिएनेबल राइट्स, मीन्स दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग्स बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। नेचुरल का मतलब यहाँ पर क्या है? दे बिलोंग टू द ह्यूमन बींग्स बाय बर्थ। और इनएलिएनेबल का क्या मतलब है? ये मतलब है कुड नॉट बी टेकन अवे। ठीक है। चार राइट्स थे, राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार, ओपिनियन फ्रीडम ऑफ ओपिनियन मीन्स अपने विचार रखने का अधिकार, और इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सब लोग इक्वल हैं। ठीक है। इन चार राइट्स को क्या बोला गया? नेचुरल और इनएलिएनेबल। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी ह्यूमन बींग्स को ये नेचुरली मिले होते हैं, यानी बाय बर्थ होते हैं इनके पास ये चारों राइट्स, और इन्हें कोई भी ले नहीं सकता, कुड नॉट बी टेकन अवे। ठीक है। और इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। ठीक है। और ये स्टेट यानी कि सरकार की जिम्मेवारी है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करे, और हर एक जो सिटीज़न है उसके ये नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी किसकी है? स्टेट की, यानी कि जो जो भी देश है उसकी। ठीक है। ये बड़ी फेमस पिक्चर है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन था। ठीक है। ये बेसिकली एक राइट का डिक्लेरेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का। ठीक है। और इसे यूज़ भी किया जाता है आज भी। ठीक है। ये फोटो देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस टाइम की बात है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या सबको अधिकार मिले हुए थे? क्या सबको वोटिंग का अधिकार था? नहीं था। ठीक है। तो क्या यहाँ पर जो लोग, कौन लोग वोट कर रहे थे? वो लोग वोट कर रहे थे जो लोग, क्या नाम है, जो जिनके पास थोड़ा सा पैसा था, जो लोग टैक्स पे करते थे। ठीक है। तो नॉर्मल लोग जो टैक्स पे नहीं कर रहे थे, जो गरीब लोग हुआ करते थे, उनको एक इनसिक्योरिटी फील होने लगी, और उन्होंने कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन के स्टेप आगे भी लिए। अभी उसको हम आगे समझते हैं। ठीक है।
कुछ रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हुई, उनको हम आगे समझते हैं। ठीक है, देखो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स कंटिन्यू, अभी भी रिवॉल्यूशनरी वॉर्स जो थी वो अभी कंटिन्यू चल रही थी। क्या कारण थे उनके? जबकि अब नया कॉन्स्टिट्यूशन पास हो चुका था, नई असेंबली बन चुकी थी जो लोगों के लिए काम करने वाली थी, फिर क्या प्रॉब्लम थी? एक्सप्लेन द सिचुएशंस कंटिन्यूड द रिवॉल्यूशनरी वॉर इन फ्रांस। ऐसी सिचुएशंस बताइए जिसकी वजह से अभी भी रिवॉल्यूशनरी वॉर जो है आफ्टर मेकिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तब भी वो ख़त्म नहीं हुई। क्या कारण थे उनके? देखो सिचुएशंस क्या क्या थी। द सिचुएशंस इन फ्रांस कंटिन्यू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग वॉर्स। ठीक है, फॉलोइंग ईयर्स। तो अभी भी ऐसी सिचुएशंस थी कि जो फ्रांस की जो फ्रांस में कंडीशंस कैसी, सिचुएशन कैसी बनी हुई थी, अभी भी बड़ी टेंस्ड सिचुएशन थी। ठीक है, लोगों के को ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके अधिकार उनके सुरक्षित हैं, यानी कि उन्हें कुछ फ़ायदा हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूशन से। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नई असेंबली बनाई, राजा को गद्दी से हटा दिया, लेकिन अभी भी लोग खुश नहीं थे। क्या कारण थे? देखो एक और सिचुएशन है, उसको समझते हैं पहले, उसके बाद हम उस सिचुएशन पे आएंगे कि लोग क्यों नहीं खुश थे। Although Louis XVI signed the constitution, he entered into a secret negotiation with the king of Persia. देखो राजा को, जब राजा की पावर्स को कम कर दिया गया, तो अब राजा तो इतने सालों से राजा था, बहुत सालों से मोनार्की सिस्टम चल रहा था, तो उसको तो आदत थी कि वो रूल खुद करे, उसके लोग फॉलो करें ऑर्डर्स, और अब वो क्या हो गया, उसके हाथ बंद गए थे। तो लेकिन राजा अभी भी वो चाहता था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिए थे, लेकिन उसने सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा था, वो किसके साथ? किंग ऑफ पर्शिया के साथ, यानी जो पड़ोसी देश थे उनसे वो धीरे सीक्रेटली हाथ मिला लिया था उसने, और वो उनके साथ बातचीत कर रहा था ताकि वो अपने देश पे अटैक कर सके और वापस से सत्ता में आ सके। Rulers of the other neighboring countries too were worried by the developments in the France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। जो और भी नेबरिंग कंट्रीज थी, जो फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन हुआ था, जो ये विद्रोह हुआ था, इसके कारण बहुत सारी जो और कंट्रीज थी आस पड़ोस की, जो नेबरिंग कंट्रीज थी, उनके मन में भी एक घबराहट होना स्टार्ट हो गया था कि अब क्या पता वो लोग हमारे ऊपर भी कहीं अटैक ना कर दें, नेबरिंग कंट्री पर भी अटैक ना कर दें। इस वजह से उन्होंने क्या किया, वो लोग भी अपनी आर्मी बना रहे थे और वो किसी तरीके से जो फ्रांस पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, वो लोग वॉर कर पाते, नेबरिंग कंट्रीज वॉर कर पाती, इससे पहले ही क्या किया नेशनल असेंबली ने, एक अप्रैल 1792 में एक ऑर्डर पास कराया असेंबली के अंदर, और डिक्लेयर जो है, दे डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट द पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। उन्हें भी, नेशनल असेंबली को भी इस बात के बारे में पता होगा कि जो राजा है वो अब संधि कर रहा है पर्शिया के साथ और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, इसलिए उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली में एक डिक्लेरेशन एक लॉ पास करा और इससे वॉर डिक्लेयर कर दी, किसके खिलाफ? पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। जब ये वॉर हो रही थी तो बहुत सारे वॉलंटियर्स जो है उनको आर्मी में भर्ती करना पड़ा। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर थ्रॉन्ग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। तो बहुत सारे लोगों को भर्ती कराया गया ताकि ज़्यादा से बड़ी आर्मी बनाई जा सके, ताकि नेबरिंग कंट्रीज़ को हराया जा सके। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट द किंग एंड अरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर द यूरोप। ठीक है, और इस जो वॉर को, ये जो वॉर थी, ये एक इस तरीके से देखी गई कि हम अपने राजा के खिलाफ वॉर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि जो राजा है अभी भी वो षड्यंत्र कर रहा है और नेबरिंग कंट्री से मिलकर वापस से फ्रांस को लेना चाहता है। तो अपने राजा के खिलाफ और जो लोग और जो नॉबल्स हैं उनके खिलाफ ये एक विद्रोह की तरीके से वॉर थी प्रशिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर। ठीक है, अब और भी सिचुएशंस आई उसके बाद, उसे पढ़ते हैं। देखो, जब ये वॉलंटियर्स जा रहे थे
तो एक बड़ी अच्छी कंडीशन हुई कि जब वॉलेंटियर्स वॉर के लिए जा रहे थे तो वो रास्ते में बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाया करते थे, ठीक है। तो वहीं से आया है ये मार्शलीज, ठीक है। मार्शलियस एक सॉन्ग होता है जो कि उस टाइम पे गाया गया था जब ये लोग वॉर करने जा रहे थे पर्शिया और ऑस्ट्रिया में। और ये किसने कंपोज किया था? रॉबर्ट दे इसले ने, ठीक है। ये जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है इन्होंने ये कंपोज किया था, ठीक है। ये कब गाया गया था? जब वॉर के लिए, जब वो पर्शिया और ऑस्ट्रिया के लिए वॉर के लिए वॉलंटियर्स जा रहे थे ना, तो रास्ते में जाते जाते वो ये गाना गाते हैं। देशभक्ति का गाना था ये। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम द मार्शलीज एज दे मार्च्ड इनटू द पेरिस एंड सो गेट्स इट्स नेम। यहाँ पर एक लोकेशन हुआ करती थी मार्शलीज, वहाँ से जो कुछ वॉलंटियर्स आए थे आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। तो जब वो मार्च कर रहे थे पेरिस से टूवर्ड्स द अदर कंट्रीज, तो अब इन्होंने तब ये सॉन्ग गाया करते थे, तो सबको पता चल गया था इस सॉन्ग के बारे में। तो तभी इसलिए इसका नाम मार्शलीज नाम, क्योंकि इस लोकेशन का नाम से ही इस सॉन्ग का नाम भी रख दिया गया, ठीक है। और ये नेशनल एंथम है आज की डेट में फ्रांस का, ठीक है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एंथम है ये फ्रांस का आज भी। व्हाट कॉजेज द रिवॉल्यूशनरी वॉर टू द पीपल्स ऑफ फ्रांस। देखो, जो रिवॉल्यूशनरी वॉर के लिए जब ये लोग जा रहे थे और रिवॉल्यूशनरी वॉर के लिए के लिए फ्रांस तैयार हो रहा था, तो लोगों के अंदर कैसी भावनाएं थी? जो सिटीजन्स ऑफ पीपल हैं, जो लोग वॉर में नहीं जा रहे थे, लेकिन और लोगों में क्या भावनाएं चल रही थी उस टाइम पर। द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज टू द पीपल। जब भी कोई वॉर में जाता है फ्रांस या कोई भी कंट्री, तब क्या होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इकोनॉमिकली भी लोगों को, और बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो फ्रांस बहुत सालों से लड़ाई कर रहा था, तो लोग ये नहीं चाह रहे थे कि हम बार बार लड़ाइयाँ करते रहें। तो ये जो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स अभी भी चल रही थी, इनके कारण क्या हुआ? दे ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज टू द पीपल। लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था आर्थिक तौर पे, यानी पैसे की वजह से, और सामान नहीं मिल पा रहा था आसानी से, क्योंकि सारा जो राशन होता है वो वॉर्स में ज़्यादातर जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए भिजवाया जाता है। While the men were fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. और जब ये जो उनके हस्बैंड हुआ करते थे, वो लोग वॉर पे गए हुए थे, तो जो वीमेंस हुआ करती थी वहाँ पर, उनको बहुत ही मुश्किल हो रही थी अपनी अर्निंग्स जो है, पैसे कमाना और अपने बच्चों को पालना और पूरी फैमिली को देख पाना। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली सिचुएशन हो रही थी, ठीक है। ये बात है रिवॉल्यूशनरी वॉर के टाइम की, ठीक है। और धीरे धीरे करके जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये क्रिएट होती बढ़ तो जो ये इश्यूज क्रिएट हुए थे और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी लोगों के लिए, तो इसकी वजह से और भी कुछ नए ग्रुप्स बनते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, वैसे वैसे कुछ नए ग्रुप्स उभर जाते हैं इसी टाइम पर। और उन क्लब्स, और उन्हें यहाँ पर क्लब्स बोला जाता है, और उन क्लब्स को बोला जाता था जैकोबियन क्लब्स, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि क्या थे जैकोबियन क्लब्स और कैसे उन्होंने जैकोबियन क्लब्स ने पूरी सत्ता पलट दी, और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी इसको चेंज करके उन्होंने रिपब्लिक बनाया किस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम वो करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।